Question number 10. The velocity time graph of a particle in one dimension motion is shown in figure. ये velocity time graph है, v है, ये t है, और यहाँ से ये ग्राफ गया हुआ है, और यहाँ पर दिस इज डिस्टेंस, ये टाइम t1 है और ये बेटा टाइम t2 है। ठीक, अब इसके नीचे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले आर करेक्ट डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल फ्रॉम t2 से t1। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा मोशन जो है वो t1 से लेकर t2 तक के मोशन को सही एक्सप्रेस करेगा। तो चलिए देखिए, पहला फॉर्मूला है x t2 इक्वल टू x t1 प्लस v t2 माइनस t1 t1 प्लस 1/2 a t2 माइनस t1 का स्क्वायर। देखो बेटा, इतना खतरनाक लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब भाई साहब देखो, अब आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, t1 से लेकर t2 तक का कह रहा है कि बताओ कौन सा सही एक्सप्रेस कर रहा है। तो मैं आपको सीधे फॉर्मूला बताता हूं। आप जानते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ करता है। अगर मैं दोनों तरफ का डेल्टा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? डेल्टा। डेल्टा यानी कि चेंज, डेल्टा यानी कि चेंज। तो चेंज s इक्वल्स टू, देखो भाई साहब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा u और ब्रैकेट में t प्लस डेल्टा 1/2 a और t का कितना स्क्वायर। डेल्टा s मतलब x2 माइनस कितना x1। तो x2 मतलब x2 की पोजीशन कहां पर है? t2 पर है कि नहीं है, बोलो। तो इसको मैं लिख सकता हूं x t2 माइनस x t1। क्लियर? प्लस अब ये देखो, u डेल्टा u सॉरी इक्वल टू है, अब u t है, u t डेल्टा लगा हुआ है, तो डेल्टा अंदर जाएगा तो u बाहर हो गया और यहां पे हो गया डेल्टा t, क्योंकि u डेल्टा किसके साथ चला गया? टाइम के साथ। प्लस 1/2 a और ये हो गया डेल्टा t का स्क्वायर। डेल्टा चला गया, डेल्टा t का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला, x t2 माइनस x t1 इक्वल टू u, डेल्टा t को क्या लिख सकता हूं? t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a t2 माइनस t1 का क्या हो गया? स्क्वायर। अब अगर आप x t2 को रोक लो तो x t1 उधर चला जाएगा प्लस में, तो x t2 इक्वल टू x t1 प्लस u t2 माइनस t1 प्लस हाफ ऑफ a t2 माइनस t1 का स्क्वायर। तो ये बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है ना? पहला इक्वेशन देखो क्या बन चुका है, x t2 इज इक्वल्स टू x t1। हाँ, अब देखो गलत दिखा रहा है। कैसे गलत दिखा रहा है? यहां तक तो सही है, बोलो यस और नो। ये देखो जबरदस्ती में भिड़ गया, ये है कि नहीं है, बोलो, है ना? vt2 कहाँ है भाई साहब? ओनली u है, एक वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है u और ये है t2 माइनस कितना t1। ये वाला टर्म होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए है। तो पहला वाला क्या है? गलत है। पहला वाला क्या है? गलत है। सेकंड वाला देखते हैं बच्चों। अब b वाला पार्ट देखते हैं कि b वाला पार्ट सही है कि नहीं है। b वाला पार्ट क्या लिखा हुआ है, पहले मैं तो उसको लिख लूं। तो b वाला पार्ट लिखा हुआ है vt2 इक्वल टू v एट t1, v एट t1 प्लस a t2 माइनस कितना t1। ये ऐसा कुछ दे रखा है। देखते हैं, हम जानते हैं कैसे होता है। v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू u प्लस ए टी हुआ करता है, तो v t2 इज इक्वल टू v t1 प्लस a t2 माइनस t1। तो इसमें क्या गलत है? ये तो सही लग रहा है बिल्कुल। v t2
इक्वल्स टू वी टी वन प्लस ए टी टू माइनस टी वन। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसमें आंसर क्या आ रहा है, सी डी और करेक्ट आंसर सी डी और एफ लिखा है। पढ़ देता हूं एक बार। द करेक्ट फॉर्मूला डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल सी डी एफ, द गिवन ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म स्लोप, हेंस द फॉर्मूले इन द ए बी सी कैन नॉट डिस्क्राइब द मोशन इन द पार्टिकल। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने देखा ही नहीं, बहुत सही कह रहा है। बच्चों आपको याद होगा कि ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। बहुत अच्छा पॉइंट है यार। ग्राफ को हमने सॉल्व करना तो शुरू कर दिया, बट ग्राफ का नेचर ही नहीं देखा। ये तीनों के तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर लगते हैं बताओ, किस कंडीशन पे लगते हैं? यूनिफॉर्म क्या? एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, बोलो हाँ। और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट पे जो ग्राफ आएगा वीटी ग्राफ, वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो क्या ये जो जोन है T1 से लेके T2 तक का ये जो जोन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? नहीं है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसमें ना तो पहला इक्वेशन लगेगा, ना तो दूसरा लगेगा, और ना तो तीसरा लगेगा। तो इसमें फर्स्ट वाले में पहला लगाया हुआ है तो वो भी फेल हो गया। सेकंड वाले में फर्स्ट इक्वेशन लगाया गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगेगा ही नहीं। तो इसमें अब क्या निकाल सकते हो? इसमें केवल एवरेज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? एवरेज। तो भैया सबसे पहले इन लोगों ने बोला है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बताया था? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, देख लीजिए। एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू एक्स एट T2 माइनस एक्स एट T1 अपॉन T2 माइनस T1। बिल्कुल सही है। तो सी वाला पार्ट बिल्कुल सही है। अगला, स्ट्रेट पाथ है ही नहीं है, मतलब एक्सेलेरेशन भी कौन सा आएगा? एवरेज ही आएगा। कैसा एक्सेलेरेशन आएगा? एवरेज। और एवरेज एक्सेलेरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन कितना? डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू वी एट T2 माइनस वी एट T1 अपॉन T2 माइनस T1। सही है, ठीक है। अगला भाई ई वाला पार्ट, ई वाला पार्ट फिर से गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देख लो ध्यान से। वही है एस इक्वल टू यू टी प्लस सॉरी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? वही है ना लगभग लगभग। देखो अच्छे से ई वाले पार्ट को, एक्स टी टू इक्वल टू एक्स टी वन वी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है कि नहीं है? तो गलत हो गया ना, नहीं लगेगा। बोलो यस और नो। हाँ, अब अगला वाला पार्ट, एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर। मैंने बताया था कि वी टी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? बोलो, आज ही तो पढ़ाया। वीटी ग्राफ का एरिया क्या प्रोवाइड करता है? डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? तो यदि आप इसका वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो ये आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स देगा कि नहीं देगा? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब x2 माइनस x1, x2 मतलब यहां x एट T2 माइनस x एट कितना? T1। बोलिए यस और नो। तो f वाला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि रॉन्ग हुआ? करेक्ट हुआ ना? हाँ, क्योंकि मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये तो तीनों, इनकी तो बैंड बज गई। ये तो लगने ही वाले नहीं है, क्योंकि ये किस में लगते हैं? यूनिफॉर्म पे। किस पे लगते हैं? यूनिफॉर्म पे। तो एक बार फिर से मैं आपका ध्यान जानना चाहूंगा बच्चों, कितना समझ में आया बताइए। पहला स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। अच्छे से देखते जाओ स्टेटमेंट को जूम करके। पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दूसरा वाला बोलो फॉल्स, क्योंकि यार वही एक्सेलरेटेड मोशन है, बट यूनिफॉर्म है ही नहीं। ग्राफ का 12 बजा हुआ है, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन होती तो कुछ सोचते हम लोग, हाँ है ना? हाँ। तीसरा वाला कैसा है? ट्रू, क्योंकि एवरेज तो सब में निकाल सकते हो, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। और एवरेज तो आया इसी के लिए है कि जब हम कुछ जवाब ना दे सकें तो एवरेज जवाब दे सकें। अगला डी वाला पॉइंट, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल सही। ई वाला पॉइंट, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। क्यों? वही फिर से वही केस आ गया है, एक्स एस टी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड लास्ट वाला केस एफ वाला ट्रू। क्यों ट्रू? बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको क्या प्रोवाइड करता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? ये बड़ा क्वेश्चन था भैया, इसको एक बार अच्छे से कॉपी में खुद से कर लो। और ये बता दूं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत लॉजिक है, लॉजिक वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3.29 है ये, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। चलिए अगला करिए।
30। क्वेश्चन नंबर 30, अ कार इज मूविंग वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है रिलेटिव वेलोसिटी का है, पेज नंबर 30 पे। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, कैसे करेंगे देखो। A car is moving with a velocity of 50 km per hour on a straight road is ahead of jeep moving with a velocity 75 km per hour. A car is moving with a velocity of 50 km per hour on a straight road is ahead of a jeep moving with a velocity 75 km per hour. बेटा जीप पीछे है, जीप की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और यहां पर कार है, कार की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब देखो भाई साहब, अभी कार जो है किसको देख रही होगी, जीप को, बोलो हाँ। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जीप, विद रिस्पेक्ट टू जीप, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू जीप इक्वल टू वी कार माइनस वी जीप, दैट इज इक्वल टू वी कार कितना है बेटा बोलो 50 और वी जीप कितना है, दैट इज इक्वल टू कितना माइनस किलोमीटर पर आवर। मालूम इसका मतलब, माइनस का मतलब क्या है, ये कार वाला देख रहा होगा, जीप उसको आगे आ रही है, जीप क्या हो रही है इसके आगे तरफ, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि मैं रुका हुआ हूं और ये मेरे को छूने वाली है जीप, समझ गए। अब कह रहा है क्या होगा अगर, हाउ विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी अल्टर्ड इफ जीप इज अहेड ऑफ कार। अब कह रहा है कि जीप उठ करके आगे आ गई, ये लो भाई साहब जीप इज अहेड ऑफ कार, तो ये जीप है और ये कार है, तो जीप सॉरी जीप आगे आ गई 75 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ। और ये क्या है यहाँ पे जीप। अब फिर से मैं निकालता हूं कार के रिस्पेक्ट में जीप की, तो v कार के रिस्पेक्ट में किसकी, जीप की, बोलो हाँ। तो पता है ना v कार माइनस v जीप, बोलो अभी भी कार की कितनी है 50 और अभी भी जीप की कितनी है 75, हाँ है ना। आंसर कितना है -20, पहले भी सेम थी अभी भी सेम है, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। आंसर अनअल्टर्ड, नो चेंज, नो चेंज विल बी देयर। समझ में आया, चलो ठीक है, नोट करो। चलिए एक कंसेप्ट लिखिए बच्चों सभी लोग, देखो रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, फॉर्मूला लिखो रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। एक हालांकि वेक्टर जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, मगर अब आ गया है तो देख लो बच्चों, हेडिंग डालो रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर। बेटा यदि आपके पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और एक वेक्टर वेक्टर बी है, और दोनों वेक्टर अगर थीटा एंगल पे लग रहे हैं, टिल्ट कर ले बेटा, दोनों वेक्टर अगर थीटा एंगल पे लग रहे हैं, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इन दोनों के क्रॉस पॉइंट से जाएगा यहां से। तो बेटा इसका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा, आर वेक्टर का जो मॉड निकलेगा बेटा, वो निकलेगा अंडर रूट पहले वेक्टर का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी दोनों का कॉस ऑफ थीटा। ये याद करो, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट है। अब इस काम कहां पे आएगा, अभी जो आपने पूछा, एक ट्रेन है वो ए एक्सेलेरेशन से जा रही है, बोलो हाँ। इसने एक बंदे ने एप्पल छोड़ा, अब ट्रेन जब चल रही है ए एक्सेलरेशन से, तो एप्पल भी तो ए एक्सेलरेशन से चल रहा होगा क्योंकि वो ट्रेन के अंदर है, बोलो हाँ। और नीचे ग्रेविटी लग रही है, छोड़ दिया आपने, बोलो यस और नो। नीचे क्या लग रही है, ग्रेविटी, तो इस पर काम करने वाला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन यू बनेगा दोनों का। जैसे ये देखो यहाँ पे है एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो एक वेक्टर यहाँ पे ए है और एक वेक्टर कितना है जी है, और दोनों के बीच का एंगल देखो कितनी डिग्री है 90, क्योंकि ट्रेन हॉरिजॉन्टल चलेगी और एक्सेलरेशन कहाँ करेगा काम, ग्रेविटी का नीचे काम करेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालता हूं मैं, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह एक्सेलरेशन ए, तो ए स्क्वायर प्लस कितना जी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ जी कॉस ऑफ कितनी डिग्री 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितनी डिग्री है 90 है, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0। आंसर कितना आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। समझ में आया, नोट कर लो। सर जैसे कि ट्रेन जाती है एकदम हॉरिजॉन्टली, हाँ और हम देखो एप्पल को छोड़ा वर्टिकल, मतलब वर्टिकल हाँ ग्रेविटी
तो सर जैसे ट्रेन एक्सेलरेशन में जा रही है, हमने उसको एप्पल को छोड़े तो वो हमेशा ऐसे डायगोनल जाएगी ना। वो उसका जो एक्चुअल पाथ की बात कर रहे हो आप, उसका पाथ यूं होगा, मतलब यदि सामने वाले बंदे के हाथ में गिरेगा ना तो इस तरीके से पाथ हो, एकदम नीचे नहीं गिरेगा, है ना। अगर बाहर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। बट यदि अंदर से देखोगे बंदा, जो बंदा है, तो उसको बिल्कुल सीधा लगेगा। क्या लगेगा? सीधा। क्यों? क्योंकि वो भी इस फ्रेम रेफरेंस में बैठा हुआ है, वो भी तो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है ना, क्योंकि वो खुद ए के अंदर बैठा हुआ है, तो उसको ये चीज़ महसूस नहीं होगी, वो सीधे उसके हाथ में गिरेगा। सर तो इसके पीछे का साइंटिफिक वो क्या होता है, कारण क्या है कि वो हमेशा क्रॉस गिरती है ऐसे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ ना कारण। जो बाहर से बंदा बैठा हुआ है, जैसे हेलीकॉप्टर से पैकेट छोड़े जाते हैं, हेलीकॉप्टर से पैकेट छोड़े जाते हैं खाने के, तो भैया जो नीचे लोग खड़े होते हैं उनको टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, मगर जो हेलीकॉप्टर के ऊपर बंदा बैठा रहता है उसको बिल्कुल सीधे गिरते दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? सीधे गिरते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जब पैकेट को किसी वेलोसिटी से फेंका जाता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, तो हर समय गिरते हुए उनकी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती जाती है, तो प्लेन भी उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ऊपर उड़ता रहता है। बोलो हाँ। तो अब जो बंदा यहाँ खड़ा हुआ है उसको तो ये ऐसे आगे गिरता दिखाई देगा। अब मगर पैकेट फेंकने के बाद जब प्लेन यहाँ पर आया तो पैकेट यहाँ पर आया, थोड़ी देर बाद पैकेट यहाँ पर आया, प्लेन भी यहाँ पर आ गया, थोड़ी देर बाद पैकेट और आगे आ गया, प्लेन और आगे आ गया, तो इसको पैकेट कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। समझ में आया? तो ये ट्रैजेक्टरी, मतलब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो अगला चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन, तब समझाऊंगा ये, है ना, तब का काम है ये। क्लियर हुआ? हाँ, अभी तो ये जान लो आप कि भैया अगर कोई बाहर से बंदा बैठा हुआ है तो उसको ट्रेन देखेगा अंदर, तो ट्रेन में उसका एप्पल का पाथ उसको पैराबोलिक दिखाई देगा, मगर जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है एप्पल सीधे उसके हाथ में नीचे आके गिरेगा। समझ में आया? सर मतलब इसमें हवा नहीं काटती होगी? कुछ नहीं, आपका जितना भी मोशन है वो एयर रेजिस्टेंस को जीरो लेके चल रहा है। एयर रेजिस्टेंस कितना मान रहा है? जीरो। मतलब पूरे मोशन में कहीं पर भी हम एयर का रेजिस्टेंस काउंट करते ही नहीं है। समझ गए ना? हाँ, इसलिए सही मायनों में जो मोशन की गणनाएं होती हैं एग्जैक्टली वो कभी फिट नहीं बैठती हैं। समझ गए ना? बिल्कुल फिट नहीं बैठ सकती हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा है, उसको एकदम से आप जीरो नहीं मान सकते हो। समझ गए? हाँ, बट फिजिक्स पढ़ने के लिए इतना काम चाहिए।